कैसे है आईआईपियंस। और यहाँ पे हम शुरू करते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स का अगला लेक्चर। और यहाँ पे मैंने बताया था कि लास्ट में जो लेक्चर था जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन का था, उसमें मैंने बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कवर अप करना है। तो देखो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल वेल्स की। तो यहाँ पे पोटेंशियल वेल पे थोड़े बहुत लेक्चर होंगे, उसके बाद जो एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लेक्चर्स होंगे। तो ये सभी चीज़ें हैं वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के साथ पूछी जाएगी। तो यहाँ पे चलते हैं कि सॉल्यूशन, देखो हेडिंग डाल लो, सॉल्यूशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन, TISC, यहाँ पे शॉर्ट में मैंने लिखा है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन इन 1D पोटेंशियल, 1D पोटेंशियल। तो यहाँ पे 1D पोटेंशियल में पहला केस हम लेते हैं कि कंप्लीटली फ्री पार्टिकल, ओके, कंप्लीटली फ्री पार्टिकल, फ्री पार्टिकल। देखो अभी यहाँ पे जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ फिजिकल सिग्निफिकेंस के साथ बताऊँगा, और आपको यहाँ पे इनिशियली थोड़ा बहुत डिराइव करके दिखा दूंगा कि किस तरह से पोटेंशियल वेल में डेरिवेशन होता है। लेकिन बाद में हम जो सिमेट्रिक एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल की बात करेंगे तब हम डिराइव जो इक्वेशन है वो डिराइव नहीं करेंगे, आपको डायरेक्टली इक्वेशन है वो मेमोराइज करना होगा। तो यहाँ पे देखो कंप्लीटली फ्री पार्टिकल है, मतलब कि फोर्स है वो उस पर क्या है, देखो ज़ीरो। क्योंकि अगर आपको कोई भी फोर्स नहीं दिया जाता है तो आपका फोर्स होता है, आप पे फोर्स होता है ज़ीरो, और आप कंप्लीटली फ्री होते हो। तो आप कंप्लीटली अगर फ्री है तो आप जीसेट के क्लासेस में यहाँ पे नहीं आते। यहाँ पे मैं कंप्लीटली आपको फ्री नहीं रहने देता हूँ, आपके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ कि आप पढ़ो, ये लेक्चर देखो, ये क्वेश्चन सोल्व करो, ये मेमोराइज करो। सो यहाँ पे कंप्लीटली फ्री पार्टिकल मतलब कि जहाँ पे फोर्स है वो ज़ीरो है। फोर्स अगर ज़ीरो है तो आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी। सो यहाँ से आपको पता है कि देखो डेल वी मतलब क्या है कि डाई वी बाई डाई एक्स या वाई या जेड, ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं। तो यही आपको देखना है कि डेल वी अगर ज़ीरो है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, v इज इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है, और यहाँ v है वो कांस्टेंट हो सकता है। देखो कांस्टेंट ऑफ पोजीशन, या तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, लिख दो इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन। अब यहाँ पे v है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन या तो ज़ीरो हो सकता है। सो यहाँ पे पहले केस में बात करते हैं कि v इज इक्वल टू ज़ीरो, ओके, v है पोटेंशियल है वो ज़ीरो है। तो यहाँ पे देखो डी स्क्वेयर साई बाई डी टी स्क्वेयर प्लस 2m बाई एच कट स्क्वेयर, यहाँ पे e माइनस वी के साई इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर। अब यह है श्रोडिंजर इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे v है वो ज़ीरो है, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वेयर साई बाई डी टी स्क्वेयर प्लस 2m बाई एच कट स्क्वेयर, यहाँ पे e आ जाएगा और साई इक्वल टू ज़ीरो। सो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सा, लिखो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल
इक्वेशन आपको दिया गया है तो उसका सॉल्यूशन किस तरह से करें, कि यहाँ पे इसको डी स्क्वायर लिखना है और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2me/h² और इक्वल टू 0। सो यहाँ पे से ये रूट्स है वो हमें निकालने हैं, तो -2me डी स्क्वायर इज इक्वल टू -2me/h²। सो यहाँ से आपके रूट्स आने वाले हैं। देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे रूट्स आ रहे हैं प्लस माइनस आयोटा रूट अंडर, यहाँ पे इतना ही लिखते हैं, रूट अंडर 2me/h²। क्लियर? तो ये आपके दो रूट्स आ रहे हैं, प्लस माइनस आयोटा रूट 2me/h²। तो यहाँ से देखो, यहाँ से सॉल्यूशन है वो लिखते हैं। अभी ये रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे सॉल्यूशन लिखो कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज साई इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा? देखो एक रूट यहाँ पे लिखना है, रूट 2me/h², के x प्लस b e/आयोटा रूट अंडर 2me/h², x, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस। सो यहाँ पे दो रूट्स है वो मैंने लिख दिए हैं। क्लियर? तो अभी देखो यहाँ पे ये रूट अंडर 2me/h² है, तो यहाँ पे देखो e है, e है, उसको h² के दिखाया जाता है, e है वो h² के है, तो k इज इक्वल टू क्या होगा? e/h²। k इक्वल टू क्या आ जाएगा? सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया है मैंने, p है, p, ये है h² k। ओके, सो यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? p/h²। तो आपको पता है कि e इज इक्वल टू p²/2m है, तो यहाँ से p आपका आ रहा है रूट अंडर 2me। रूट यहाँ पे 2me इस साइड आ जाएगा और रूट निकल जाएगा तो रूट अंडर 2me। तो यहाँ पे से क्या आएगा? रूट अंडर 2me/h²। तो रूट अंडर 2me/h² है, उसको मैं लिख सकता हूँ के। क्लियर? सो ये लिख लेना आप डेरिवेशन कि किस तरह से k की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो ये बेसिक इक्वेशन है, ये आपने बीएससी में एमएससी में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको लिख सकते हैं e/आयोटा के x प्लस b e/आयोटा के x। अब यहाँ से चलते हैं आगे कि साई है कोई एक लेटर टाइम t पे अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा? e/आयोटा के x और e/-आयोटा et/h²। ओके, अब प्लस b e/-आयोटा के x एंड e/-आयोटा et/h²। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या? आयोटा के x माइनस et/h² प्लस b e/-आयोटा
माइनस आयोटा के एक्स प्लस ई टी बाई एच कट। अब देखो यहाँ पे ये प्लस, देखो यहाँ पे से अगर आपको डायरेक्शन, सिर्फ आपको इस बार नोट करवा रहा हूँ कि अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो ये है, उसको इक्वल करवा दो ज़ीरो से, के एक्स माइनस ई टी बाई एच कट इक्वल टू ज़ीरो। तो के एक्स इज इक्वल टू ई टी बाई एच कट यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि देखो यहाँ पे आप यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो आप जब करवाएंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन है वो अगर आपको निकालनी है कि प्लस एक्स में जा रहा है या माइनस एक्स में जा रहा है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा। और यहाँ पे देखो के एक्स प्लस ई टी बाई एच कट इक्वल टू ज़ीरो है, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई टी बाई के एच कट, माइनस के साइन आ जाएगा, तो मतलब माइनस एक्स डायरेक्शन में है। देखो यहाँ पे आपको ये मैं EMT है उसमें पढ़ाऊँगा, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरह से आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे A और इसको साई प्लस कर दो और यहाँ पे इसको साई माइनस एज्यूम कर लेते हैं। तो अब अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें कि प्रोबेबिलिटी की बात करें तो क्या आएगा, मोड A स्क्वायर साई प्लस का मोड स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे देखो यहाँ पे A नहीं, इसको ही पूरा का पूरा जो A इंटू ई रेस टू आयोटा के एक्स माइनस ई टी बाई एच कट है उसको साई प्लस और यहाँ पे साई माइनस कंसीडर कर लिया है। तो प्रोबेबिलिटी मतलब कि मोड साई स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर, तो यहाँ पे से आ रहा है ए स्क्वायर और मोड बी स्क्वायर। यहाँ पे इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई। अब यहाँ से बात करते हैं हम कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यहाँ पे लिख लो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब कि एक अगर आपको मिल रहा है साई प्लस तो साई माइनस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम साई एक से प्लस इनफाइनाइट तक लेते हैं, x टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट, तो देखो यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट पे अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पे अगर प्लस इनफाइनाइट हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इनफाइनाइट तक चला जाता है, तो ये है a है वो 0 होगा प्लस इनफाइनाइट के लिए, क्योंकि ई रेस टू आयोटा के एक्स माइनस ई टी बाई एच कट टेंस टू इनफाइनाइट, और विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे a है वो 0 आएगा, किसके लिए, जब पॉजिटिव इनफाइनाइट होगा तब, और x है वो नेगेटिव इनफाइनाइट होगा, तो ये टर्म है उसमें माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और इनफाइनाइट हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे माइनस आयोटा के एक्स प्लस ई टी बाई एच कट है वो इनफाइनाइट तक चला जाएगा, विच इज़ नॉट ऑल्सो पॉसिबल। सो यहाँ पे b इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे या तो a यहाँ पे आपको मिलेगा या तो b मिलेगा, मतलब कि या तो साई प्लस है वो वैलिड है या तो साई माइनस है वो वैलिड है। क्लियर? तो यहाँ से देखो ये है वो डेरिवेशन है, हो गया है, और ये डेरिवेशन के बाद यहाँ पे देखो कि
P is equal to √2me. क्लियर? P is equal to √2me. सो यहाँ से E है वो आपको पता है कि p²/2m है। p² मतलब कि h² k²/2m। तो यहाँ पे मैंने ये इक्वेशन है वो आपको पहले भी लिखवाया था। सो यहाँ से आप लिखो एनर्जी इज कंटिन्यूअस एंड doubly degenerate for free particle। क्लियर? सो एनर्जी है वो डबली डिजेनरेट क्यों है? क्योंकि आपको पता है, देखो यहाँ से मैंने फिर से वही एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ कि अगर P है उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू है वो पुट करेंगे तो P का स्क्वायर हो जाएगा, और पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में से अगर आप एनर्जी निकालोगे तो एनर्जी है वो सेम ही आएगी। मोमेंटम है उसका +x में हो या -x में हो, एनर्जी है उसकी सेम आ सकती है। दो डायरेक्शन यहाँ पे है। सो एनर्जी डबली डिजेनरेट है। और आपको पता है कि डिजेनरेसी क्या है, कि जो आपको एक ही एनर्जी सेम एनर्जी मिलेगी डिफरेंट आइगन स्टेट के लिए। तो सेम एनर्जी आइगन वैल्यू होगी डिफरेंट आइगन स्टेट के लिए, तो वो डबली डिजेनरेट होगा। क्लियर? ये है फ्री पार्टिकल के लिए। अब अगर यहाँ पे V है वो कांस्टेंट है, V इज इक्वल टू V0, मतलब कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन लिख दो। तो क्या आ जाएगा? श्रोडिंजर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है, उसमें जहाँ पे E था वहाँ पे क्या आ जाएगा? E - V0। क्या आ जाएगा? E - V0 इक्वल टू 0। अब यहाँ से वही चीज़ है वो आएगी सॉल्यूशन में। देखो यहाँ पे E, देखो P है वो आपको फाइंड करना होगा। देखो यहाँ पे रूट है वो क्या आएगा? यही रूट आएगा, मतलब कि जो साई है वो सॉल्यूशन है उसमें यहाँ पे क्या आएगा? देखो आयोटा kx की जगह पे बात करते हैं, आयोटा √2me बाय 2me - V0 बाय h कट। ओके, यहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटर में ही रूट है। क्लियर? तो और x प्लस b, और सेम यहाँ पे आपको प्रोसीजर कर देना है, लिख देना है। तो यहाँ से आपको पता है कि एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो एनर्जी है वो क्या आ जाएगी? h² k²/2m प्लस V0। ओके, यही एनर्जी आपकी आ जाएगी। क्लियर? यहाँ पे दूसरा कोई चेंज नहीं है, सिर्फ आपको कोई क्वेश्चन है वो ट्रिकी पूछा जाता है कि V0 अगर आप कांस्टेंट ऑफ पोजीशन है या इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन है तो आप इस तरह से एनर्जी निकाल सकते हैं। ये एनर्जी है V0 है वो दिया गया होगा तब, ये है V = 0 पुट किया गया है तब। और ये स्टेटमेंट है वो याद रखना है, एनर्जी इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डबली डिजेनरेट फॉर फ्री पार्टिकल एंड V = 0। क्लियर? सो
नेक्स्ट हम देखेंगे पोटेंशियल स्टेप या स्टेप पोटेंशियल। सो यहाँ पे बात करते हैं पोटेंशियल स्टेप की। तो पोटेंशियल स्टेप या स्टेप पोटेंशियल किसे कहा जाता है कि इफ देयर इज ओनली वन discontinuous point is there in potential, there in potential, okay। यहाँ पे पहले ही हमने देयर इज लिख दिया है कि देयर इज ओनली वन डिसकंटिन्यूअस पॉइंट इन पोटेंशियल, तो उसी को स्टेप पोटेंशियल कहते हैं। देखो यहाँ पे स्टेप पोटेंशियल मैंने ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे पता है आपको कि ज़ीरो है, वहाँ से आपका पोटेंशियल देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू ज़ीरो है। सो पोटेंशियल आपका x इज लेस देन ज़ीरो के लिए क्या है, v इज इक्वल टू ज़ीरो है, x इज लेस देन ज़ीरो के लिए, और v ज़ीरो है, x इज ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए। तो यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है, v ज़ीरो का। सो यहाँ पे ज़ीरो x इज इक्वल टू ज़ीरो पे x इज इक्वल टू ज़ीरो इज डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। सो x इज इक्वल टू ज़ीरो है, वो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है, तो आपको यहाँ पे v ज़ीरो जितनी डिसकंटिन्यूटी मिल रही है, मतलब कि x इज इक्वल टू ज़ीरो है, वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बात करें तो v इक्वल टू ज़ीरो है, पोटेंशियल ज़ीरो है जब x नेगेटिव में है तब, और x जैसे ही पॉजिटिव होता है v ज़ीरो जितना चेंज आ जाता है। तो यहाँ पे ये आपको पोटेंशियल दिया गया होता है। तो अब देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट और यहाँ पे रीजियंस की बात कर लेते हैं। तो इसको रीजियन 1 दे देते हैं नाम, और इसको रीजियन 2 देते हैं नाम। तो यहाँ पे सपोज कोई वेव है, वो सपोज कोई पार्टिकल या वेव है, वो आ रहा है जिसका वेव फंक्शन साई है, तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो सकता है और ट्रांसमिट भी हो सकता है। और यहाँ पे सपोज एनर्जी है वो आपको दी गई है v से ज़्यादा, ये है हमारा एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे रीजियन 1 में बात करें तो क्या होगा आपका, मैं यहाँ पे देखो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो तो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, वो सेम ही है जैसे कि यहाँ से पहले v इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए था, वैसे ही सेम ही होगा। तो यहाँ पे k1 क्या आ जाएगा, देखो k1 है वो रीजियन 1 है, उसका देखो यहाँ पे सॉल्यूशन हम पहले लिख लेते हैं। साई क्या आ जाएगा, a e रेस टू आयोटा k1x प्लस b e रेस टू माइनस आयोटा k2 k1 ही लिखेंगे, क्योंकि रीजियन 1 में तो k है वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने a एंड b लिख दिए हैं कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है वो क्या है, इंसिडेंट, क्योंकि पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, और ये है वो रिफ्लेक्टेड, ये है रिफ्लेक्टेड पार्ट। क्लियर। सो अब रीजियन 2 की बात करते हैं। तो रीजियन 2 में देखो कहीं पे भी आगे इनफाइनाइट तक बाउंड्री नहीं है, जैसी यहाँ पे पोटेंशियल स्टेप पोटेंशियल में यहाँ पे एक वॉल आ रही थी पोटेंशियल की, तो ये कहीं पे भी बाउंड्री नहीं है, सो वहाँ पे रिफ्लेक्शन है वो नहीं होगा। देखो कहीं से भी रिफ्लेक्शन होना मतलब कि
कोई एक रिजिड वॉल होती है या नॉन रिजिड वॉल होती है, वहाँ से कोई वेव है वो वापस आ रहा होता है। तो यहाँ पे साई है वो क्या होगा, देखो सी ई रेस टू आयोटा के टू एक्स प्लस डी ई रेस टू माइनस आयोटा के टू एक्स। सो यहाँ पे d इक्वल टू 0 होगा बिकॉज देयर इज नो चांस ऑफ रिफ्लेक्शन, नो चांस ऑफ रिफ्लेक्शन इन रीजन 2। क्लियर। तो यहाँ पे d इक्वल टू 0 लिख दिया है हमने। अब देखो c है, देखो c है, c इज नॉन ज़ीरो बिकॉज चांस ऑफ, बिकॉज देयर इज चांस ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन है उसके फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी होगी। सो अब यहाँ पे देखते हैं कि रीजन 1 एंड रीजन 2 का जो वेव है वो हमने वेव फंक्शन है वो लिख लिया है। सो यहाँ पे d है उसको हम हटा देते हैं, लेकिन आप पहले यहाँ पे d लिख लेना, बाद में रीज़न लिख के उसको रिमूव करके एक ऐसा वेव फंक्शन भी लिख देना। सो यहाँ पे ये इस तरह से लिख देते हैं। अब रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट लिखो, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा कि रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी, रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट डेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट डेंसिटी। क्लियर। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट R उसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे S रिफ्लेक्टेड अपॉन S इंसिडेंट। ओके, यहाँ पे S इन लिख दो, सिर्फ रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट। तो पहले प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है वो आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी हमें फाइंड करनी होगी पहले तो कि एस इंसिडेंट क्या होगी। देखो एस इंसिडेंट है वो क्या होगी, मैंने बोला था कि वेलोसिटी ऑपरेटर एच कट के बाई एम एंड यहाँ पे जो मोड साई स्क्वायर है वो करना है। तो मोड साई स्क्वायर इंसिडेंट के लिए ए ई रेस टू आयोटा k1 x है। तो देखो यहाँ पे एच कट, यहाँ पे k1 लिखना है क्योंकि यहाँ पे रीजन 1 की बात कर रहे हैं, और क्या आ जाएगा मोड ए का स्क्वायर, मोड ए स्क्वायर। अब एस रिफ्लेक्टेड है वो क्या आ जाएगा, एच कट k1 बाई एम मोड बी स्क्वायर। एस ट्रांसमिशन है वो क्या आ जाएगा, एच कट k2 बाई एम क्योंकि रीजन है 2, और मोड सी स्क्वायर। सो यहाँ पे देखो आप लिख सकते हैं कि एस रिफ्लेक्टेड अपॉन एस इंसिडेंट, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है वो हमें निकालना है। सो एच कट के बाई एम, एच कट k1 बाई एम है वो कैंसल आउट हो जाएंगे। सो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर मोड बी स्क्वायर बाई मोड ए का स्क्वायर। ओके,
तो यहाँ से आप डायरेक्टली डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम यहाँ से आप इसका फॉर्मूला है वो डायरेक्टली लिख लो, k1 प्लस k2 स्क्वायर। सो k1 माइनस k2 होल स्क्वायर, k1 प्लस k2 होल स्क्वायर। क्लियर? ये मोड बी स्क्वायर की वैल्यू है, ये मोड ए स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है वो हमने देखा। तो यहाँ से चलते हैं आगे और बढ़ते हैं ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट पे, कि ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है वो क्या आएगा। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं और जगह बना लेते हैं। सो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, सो सेम डेफिनेशन है कि रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड करंट डेंसिटी टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट डेंसिटी। सो यहाँ पे ये डेफिनेशन है वो आप लिख लेना। सो T क्या आएगा, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है T STR डिवाइडेड बाय मोड S इन। ओके, सो यहाँ पे देखो मोड C स्क्वायर और K2, यहाँ पे K2 है और यहाँ पे K1 है तो कैंसल नहीं होगा। सो मोड A स्क्वायर K1। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आ रहा है 4k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 होल स्क्वायर। क्लियर? ये आपका जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है वो आ रहा है। अब यहाँ से इसको हटा देते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी तो आपको याद होनी चाहिए, वरना आप प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है वो फाइंड नहीं कर सकते। और अभी यहाँ से एक, यहाँ पे देखो R प्लस T इक्वल टू 1। क्लियर? पोटेंशियल यहाँ पे जो दिया गया है वो रियल पोटेंशियल होगा। सो पोटेंशियल अगर यहाँ पे दिया गया है, सॉरी, पोटेंशियल आपको दिया गया है तो यहाँ पे फाइनाइट चांसेस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड फाइनाइट चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन होंगे। यहाँ पे एब्जॉर्प्शंस कहीं पे नहीं हो रहा है, एब्जॉर्बेंस नहीं हो रहा है, तो R प्लस टी करेंगे तो आपको 1 आएगा। सो एक बार ये R प्लस टी कर लेना, तो क्या 1 आ रहा है वो देख लेते हैं। चलो, पहले यहाँ पे से ये हटा देते हैं और मैथमेटिकली प्रूव कर लेते हैं कि R प्लस टी है वो 1 आ रहा है कि हमने कहीं पे गलती कर दी है। सो आपको R क्या है, यहाँ पे लिखा है k1 माइनस k2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 स्क्वायर। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम ही है, सो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 4k1 k2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे k1 स्क्वायर माइनस 2k1 k2 प्लस k2 का स्क्वायर, ये माइनस b होल स्क्वायर है, प्लस 4k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे से ये 2k1 k2 और यहाँ पे 4k1 k2, तो यहाँ पे आंसर आएगा प्लस 2k1 k2 प्लस k2 का स्क्वायर और k1 प्लस k2। देखो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता है कि k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। सो यहाँ पे k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर सो इक्वल टू 1। क्लियर? यही आपका आंसर आ रहा है, R प्लस टी इक्वल टू 1। सो हमने रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है वो सही लिखे हैं। देखो यहाँ पे आपको डेरिवेशन करने में मुझे कोई
प्रॉब्लम नहीं है कि आपको डेरिवेशन है वो मैं नहीं सिखाना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप डेरिवेशन लिखोगे तो यहाँ पे लेक्चर्स है वो भी लंबे हो जाएंगे और आपको जो अननेसेसरी कंटेंट है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। आपको डेरिवेशन है वो सच एज कहीं पे यूज़ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे आप ये डेरिवेशन है उसमें आप ए एंड बी की वैल्यू, ए बी एंड सी की वैल्यू सिर्फ आपको निकालनी होती है, वो बाउंड्री कंडीशन के थ्रू आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है उसमें देखो आपको पता है कि K1 देखो P1 इज इक्वल टू H कट K1 होता है। तो यहाँ पे K की जगह पे हम P है वो भी पुट कर सकते हैं। सो देखो यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2 होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं कि 4 P1 P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2 होल स्क्वायर। अब यहाँ से अब P इज इक्वल टू रूट 2m बाई H कट है। तो हमें पता है कि यहाँ पे P1 है वो भी क्या है, √2m e बाई H कट। अब रीजियन 1 है, देखो रीजियन 1 है उसमें यहाँ पे P1 अगर हम बोले तो P1 क्या आ जाएगा, √2m e बाई H कट। और रीजियन 2 है उसमें P2 की बात करें तो क्या आ जाएगा, √2m e माइनस V0 डिवाइडेड बाई H कट। क्लियर। अब यहाँ से इसमें फिर से रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है उसको E के फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, देखो √E माइनस क्या आ जाएगा, √ यहाँ पे से E माइनस V0 डिवाइडेड बाय यहाँ पे होल स्क्वायर। और सेम थिंग √E प्लस √E माइनस V0 होल स्क्वायर। सो यहाँ पे से ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है उसको भी अगर हम E के फॉर्म में लिखे सो 4 √E इंटू √E माइनस V0 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, √E प्लस √E माइनस V का स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ भी याद रखनी है, ई के फॉर्म में जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है उसको भी याद रखना है आपको, के फॉर्म में रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, पी के फॉर्म में रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, और यहाँ पे ई के फॉर्म में रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है। ये सभी चीज़ें हैं वो याद रखनी है। क्लियर। और आपको देखना, आपको यहाँ पे मैं अभी बताऊंगा कि रीजन 1 एंड रीजन 2 में किस तरह से आप फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटीज़ है वो हमें मिल सकती है। वो देखो यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है तो रीजन 2 पे देखो ट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब कि अगर x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे भी आपको क्या हो मिल रहा है, सो फाइंडिंग अ देयर इज नॉन ज़ीरो एंड ये स्टेटमेंट लिख लो, फाइनाइट probability of finding particle देखो x टेंड्स टू इनफाइनाइट अगर हो रहा है
वहाँ पे भी नॉन ज़ीरो एंड फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है इसलिए। तो यहाँ पे इसका वेव है, उस वेव फंक्शन है जो आपको दिया गया होता है, उसका शेप है वो किस तरह होता है। सो वो भी देख लेते हैं। चलो बात करते हैं कि किस तरह से ग्राफ है वो प्लॉट किया जाता है। तो देखो ग्राफ प्लॉटिंग में इतना खास कुछ इतना आपको पूछा नहीं जाता है, क्योंकि देखो एक सीक्रेट बात बताता हूँ कि आपको जो पेपर दिया जाता है उसकी लेंथ है वो पेजेस है वो लिमिटेड होते हैं। सो आपको वो भी देखना होगा कि कितने क्वेश्चन है वो आपको फिगर रिलेटेड है वो पूछे जाते हैं। तो फिगर रिलेटेड क्वेश्चन से देखो सभी में से, सभी सब्जेक्ट में से फिगर रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे नहीं जाते हैं। कोई सब्जेक्ट होता है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक होता है, उसमें छोटी सी फिगर दे देते हैं, या क्वांटम का जो क्वेश्चन होता है उसमें फिगर रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, लेकिन अगर पूछा जाए तो किस तरह आप उनका आंसर दे सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें बात करनी है कि हमें पता है कि रीजन 1 है और रीजन 2 है। तो रीजन 1 में वेव फंक्शन है वो क्या है कि a e रेस टू आयोटा k1x प्लस b e रेस टू माइनस आयोटा k1x। अब a इक्वल टू b होगा तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a e रेस टू आयोटा k1x प्लस a e रेस टू माइनस आयोटा k1x। अब इसको मैं लिख सकता हूँ साई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a कोस थीटा, मतलब कोस k1x। क्लियर? क्योंकि कोस k1x है वो क्या लिख सकते हैं, e रेस टू आयोटा k1x e रेस टू माइनस आयोटा k1x। तो इसको 2 टाइम्स a कोस k1x लिख सकते हैं हम। तो ये और रीजन 2 है, ओके, रीजन 1 है, ये रीजन 2 का लिख देते हैं साई 2। तो वो क्या आ जाएगा, देखो c e रेस टू आयोटा k2x प्लस d e रेस टू माइनस आयोटा k2x। तो यहाँ पे हमें पता है कि इनफाइनाइट पे x इनफाइनाइट होगा तो ये c है उसको कम्प्लीटली ज़ीरो करना ही होगा, तो c है वो हम नहीं लिखेंगे। क्लियर? तो रीजन 2 जो है उसमें हमारा एक ही सिंपल रियल पार्ट मिल रहा है। तो रीजन 2 है उसमें क्या करेंगे, रीजन 2 है उसमें c e रेस टू माइनस आयोटा k2x प्लस d e रेस टू प्लस आयोटा k2x है वो हमने लिखा है। तो अब यहाँ पे ये x से जैसे ही इनफाइनाइट पे जाएगा ये जो टर्म है इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसको इनफाइनाइट नहीं करना है तो d इक्वल टू 0 है वो पुट करना होगा। सो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। सो ये टर्म है वो निकल जाएगी और c इक्वल टू c है वो नॉन ज़ीरो मिलेगा। और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखो c कोस k2x, देखो c कोस k2x इसलिए लिख सकते हैं हम कि इसका जो रियल पार्ट है, देखो रियल पार्ट ऑफ साई 2, रियल पार्ट ऑफ साई 2 अगर हम लिखे तो क्या आ जाएगा, देखो इसका रियल पार्ट आ जाएगा c एंड e रेस टू आयोटा k2x है माइनस आयोटा k2x है, उसका रियल पार्ट आ जाएगा कोस k2x। क्लियर? ये है हमने रियल पार्ट लिख दिया है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे बात करते हैं कि ये एम्पलीट्यूड है वो कैसा है। ये एम्पलीट्यूड 1 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे एम्पलीट्यूड इन रीजन 2। क्लियर? अब इसका भी रीज़न है वो हम बता देते हैं कि
ये एम्पलीट्यूड है वो तो आपको यहाँ से पता चल गया कि 2a है और यहाँ पे c है। यहाँ पे 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड होता है और वहाँ पे सिर्फ 1 टाइम है वो एम्पलीट्यूड मिल रहा है। a एंड c की वैल्यू है वो डिफरेंट होती है, लेकिन यहाँ एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है वो कम है, क्योंकि इंसिडेंट जो रेडिएशन आ रहा है उसमें से कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है और कुछ ट्रांसमिट हो रहा है। तो यहाँ पे रीजन 1 है उसमें एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू रीजन 2, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको ट्रांसमिशन वाला ही पार्ट मिलेगा। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड जो हो रहा है वो भी यहाँ पे रीजन 1 में ही मिल रहा है। तो देखो रीजन 1 में एनर्जी है वो क्या है E, एंड एनर्जी तो सेम ही होगी। सो एनर्जी इन रीजन 1, एनर्जी इन रीजन 2। यहाँ पे क्या आएगा एनर्जी E और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं KE, यहाँ पे KE1 KE2 प्लस V0। क्लियर। तो यहाँ पे KE1 है वो क्या आ जाएगी, E1 इज ग्रेटर देन E2। एनर्जी देखो एनर्जी है वो क्या है, E1 इज ग्रेटर देन E2। ओके, E1 इज ग्रेटर देन E2। यहाँ पे एनर्जी का फॉर्म है वो हमने कंपेयर किया है, तो यहाँ पे KE1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि V क्या है, 0 है। ओके, तो अगर आपको नहीं ये समझ आ रहा है तो इसको इस तरह से लिख देते हैं कि E1 यहाँ पे E1 प्लस V1 E2 प्लस V2। सो E1 यहाँ पे V है 0 है और E2 प्लस V0। क्लियर। सो यहाँ पे एनर्जी है वो ज़्यादा है। सो आपको पता है कि मोमेंटम है वो भी 1 है, उसका ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू 2। तो यहाँ से भी आपको पता चल रहा है K1 इज ग्रेटर देन K2। क्लियर। ओके, यहाँ पे K1 इज ग्रेटर देन K2 और अब K1 है, K1 इज ग्रेटर देन K2 है, तो क्या आ जाएगा, देखो K इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमड़ा। सो लेमड़ा इज इक्वल टू 2 पाई बाई K। क्लियर। सो K1 K2 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे लेमड़ा 1 है वो लेमड़ा 2 से कम होगा। क्लियर। क्योंकि आप लिख लो लेमड़ा इज इक्वल टू 2 पाई बाई K होता है। ओके, सो लेमड़ा 1 ये K1। सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, K1 है वो K2 से ज़्यादा है, तो लेमड़ा 1 है वो लेमड़ा 2 से कम है। सो यहाँ पे वेवलेंथ लेमड़ा है, तो यहाँ पे लार्जर वेवलेंथ होगी, लार्जर वेवलेंथ। ओके, वेवलेंथ लार्जर हो जाएगी। सो ऐसा ही क्वेश्चन है वो एक बार नेट में पूछा गया था और आपको 4 डिफरेंट फिगर दी गई थी। उसमें आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि वेवलेंथ है वो x इज ग्रेटर देन 0 पे लार्जर हो जाती है, तो यही आपको फाइंड करना था, दूसरा कुछ फाइंड नहीं करना था। आपको E, P, K एंड लेमड़ा के रिलेशन से वो पता होने चाहिए। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं कि वेवलेंथ है वो लार्जर होगी। ओके, x इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 0 के लिए। सो पोटेंशियल स्टेप है उसमें इतना ही रखते हैं और इसके बाद एक केस डिस्कस करेंगे जिसमें E इज ग्रेटर देन V होगा। ओके, एनर्जी इज ग्रेटर देन V होगा और एनर्जी इज लेस देन V होगा। तो क्या डिफरेंट चेंज आते हैं। तो देखो यहाँ पे देखते हैं कि एनर्जी है वो V से ज़्यादा है, तो यहाँ पे सभी रीजन में, रीजन 1 एंड रीजन 2 में एनर्जी मैंने कैसी ले ली थी, सभी रीजन में
E इज ग्रेटर देन V ले लिया था। ओके, अब ये एनर्जी लेवल है उसको हटा देते हैं और यहाँ पे एनर्जी लेवल है उसको ड्रॉ कर लेते हैं इधर। मतलब कि यहाँ पे E इज ग्रेटर देन V है और यहाँ पे E इज लेस देन V है। तो यहाँ पे देखो डिस्कस कर ही लेते हैं कि E इज ग्रेटर देन V है, तो आपको पता है ऐसे रीजन में आपका जो साई मिलेगा वो क्या होगा, A e रेस टू आयोटा k1x प्लस B e रेस टू माइनस आयोटा k1x। अब आपको पता है कि ये इक्वेशन है प्लेन वेव की। प्लेन वेव इसे सिन्यूसोइडल वेव भी कहते हैं और ओसिलेटिंग भी कहते हैं, ओसिलेटिंग वेव। ओके, तो ये प्लेन वेव की इक्वेशन है, ई रेस टू आयोटा के एक्स है वो प्लेन वेव की इक्वेशन है। सो अब यहाँ पे इससे आगे चलते हैं, इसका सॉल्यूशन जो रीजन 1 है उसमें ये देखो रीजन 1 के लिए श्रोडिंजर इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो आपको प्लेन वेव मिल रहा है, और रीजन 2 है उसमें आपको ई रेस टू माइनस के एक्स k2x प्लस डी ई रेस टू k2x, ये है रीजन 2 का सॉल्यूशन। और यहाँ पे ये क्या है, इट इज़ नॉट प्लेन वेव, प्लेन वेव नहीं है। ओके, क्योंकि रीजन 1 है, देखो रीजन 2 है उसमें ई माइनस वी कर देंगे तो ये टर्म है वो कैसी आ जाएगी, नेगेटिव। कि ये टर्म नेगेटिव आ रही है, तो जब आप इसका सॉल्यूशन है वो फाइंड करोगे तो ये रियल रूट्स है वो रियल रूट्स आपको मिलेंगे। सो रियल रूट्स जैसे ही मिलेंगे तो सॉल्यूशन आपका ऐसा आ जाएगा इस फॉर्म में, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। और अगर ये फॉर्म में आपका सॉल्यूशन आ गया तो इसका मतलब है कि ये प्लेन वेव नहीं है, इसमें और इसमें डिफरेंस है आयोटा का। सो इट इज़ नॉट प्लेन वेव एंड इट इज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग वेव है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग है। तो यहाँ पे सिंपली आप ग्राफ है वो प्लॉट करोगे तो रीजन 1 में से प्लेन वेव है वो आ रही है, और जैसे ही रीजन 2 में एंटर करेगी तो यहाँ से ये एक्सपोनेंशियली डीके हो जाएगी और इनफाइनाइट पे 0 हो जाएगी। क्लियर? यहाँ पे ये ई रेस टू माइनस k2x। ओके, यहाँ पे भी सेम ही प्रोसीजर होगा कि ये टर्म है उसमें d इक्वल टू 0 आ जाएगा, और जो रीज़न है वो सेम ही रहेगा, x है वो इनफाइनाइट पुट करने से ये टर्म इनफाइनाइट हो रही है। सो यहाँ पे कंप्लीटली d है वो 0 आएगा, तभी ही ये सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे d है वो 0 पुट करना है। तो यहाँ पे इस तरह से आप अपनी बुक में आपको जैसे ही समझ में आ रहा है वैसे आप लिख देना। तो देखो पोटेंशियल वेव के बेस पे ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि इफ E is less than V, ओके, इन दिस रीजन द वेव इज, और ब्लैंक करके छोड़ देते हैं प्लेन वेव, डिराक डेल्टा या एक्सपोनेंशियली डिकेइंग या कोसाइन वेव, साइन वेव जो भी लिखते हैं। लेकिन आपको अगर देखना है कि एनर्जी है वो पोटेंशियल है उससे कम है तो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग आ जाएगी। क्योंकि देखो यहाँ पे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि पार्टिकल है, देखो वेव जो वेव फंक्शन आ रहा है पार्टिकल है वो आ रहा है, उसकी एनर्जी है वो पोटेंशियल से कम है, तो वो एक्सपोनेंशियली डीके हो जाएगा और 0 पे वो आ जाएगा, उसका मोमेंटम है वो 0 हो जाएगा।
क्लियर। सो ये साई और यहाँ पे एक से वो लिखना है आपको, क्लियर। तो ये है पोटेंशियल स्टेप है, उसके बेस पे हम प्रॉब्लम है वो बाद में देख लेंगे जब हम बात करेंगे कि सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल की। तो लास्ट में सभी पोटेंशियल वेल्स के प्रॉब्लम है वो हम एक साथ देखेंगे और उसका 1 या 2 लेक्चर है वो इंक्लूड यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसके बेस पे जो भी आपको डेरिवेशन है वो देखना नहीं है। डेरिवेशन अगर आप देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये याद रखना है या नहीं रखना है। तो यहाँ पे जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और मैं एक्सप्लेन कम्प्लीटली कर रहा हूँ कि आप इजीली एक्सप्लेन कर सकूँ और आप इजीली अंडरस्टैंड कर सके। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप डेरिवेशन में जाएंगे तो डेरिवेशन है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको नहीं पता है तो वहाँ पे कुछ मिस्टेक कर देंगे और एग्जामिनेशन में डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा। तो आप डेरिवेशन के बेस पे फोकस मत करो। यहाँ पे मैंने जो करवाया है उतना ही आप कंटेंट है वो कर लो, जीसेट है वो पास हो जाएगा, गेट भी पास हो जाएगा, क्लियर। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।